हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लास 10th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? मतलब ये कि सिस्टम है जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ को कंट्रोल करते हैं। एक सिस्टम है इन सच अ वे एज टू अवॉइड देयर वेस्टेज एंड टू यूज़ दैम इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। मतलब उनका वेस्ट को अवॉइड करना और उनको मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज़ करना, ये एक ऐसा सिस्टम होता है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। होता क्या है इसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें, उनके वेस्टेज को अवॉइड करें और उनको मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज़ करें। दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देन कम्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसके थ्रू हमारी प्रेजेंट नीड्स तो फुलफिल हो रही हैं, साथ में फॉर द फ्यूचर जनरेशन हम रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। डेवलपमेंट दैट मीट्स द करेंट बेसिक ह्यूमन नीड एंड ऑल्सो प्रिजर्व्स द रिसोर्सेज फॉर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एनवायरनमेंट को कंजर्व कैसे करें? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म और डिस्ट्रक्शन। एनवायरनमेंट को हार्म से या डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करना इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब हमें रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना चाहिए? वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज? लेट्स सी। सो वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज फॉर मेनली 4 रीजन्स। सबसे पहले तो क्योंकि अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उनको यूज़ करना चाहिए। देन क्योंकि ताकि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हो पाए, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन हो पाए एंड टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो रिसोर्सेज का, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें उनको यूज़ करना चाहिए। इसीलिए रिसोर्सेज को मैनेज करना ज़रूरी है। देन टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कहीं कम कहीं ज़्यादा, किसी जगह पे वो रिसोर्स ज़्यादा है, किसी पे बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा ना हो, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो नेचुरल रिसोर्स का। इस वजह से भी हमें उनको मैनेज करना ज़रूरी होता है। देन कम्स टू फाइंड अ वे एंड मीन्स टू मिनिमाइज द डैमेज कॉज्ड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन और यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि नेचुरल रिसोर्स के यूज़ और एक्सट्रैक्शन के टाइम पे उनके डैमेज को मिनिमाइज करने का कोई हमें मेथड देखना चाहिए, वे एंड मीन्स ऑफ मिनिमाइजिंग द डैमेज, जो कि एक्सट्रैक्शन और यूज़ के टाइम पे हो। मतलब जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए, और जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तब भी कोई डैमेज ना हो, मतलब मिनिमाइज हो पाए डैमेज, तो इसलिए भी रिसोर्सेज को मैनेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ कम्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे चैप्टर के, चलो देखते हैं ना। तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत एक बड़ा एरिया है लैंड का जिसके ऊपर ट्रीज और बाकी के प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ क्या है? जो उस फॉरेस्ट में एनिमल्स रह रहे हैं, जैसे एलिफेंट्स, लायन, स्नेक, टाइगर, बर्ड, ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ विच लिव इन अ फॉरेस्ट। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि फ्लोरा और फोना क्या होता है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, एंड फोना मीन्स एनिमल्स। सो नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे मेन एम क्या है, हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मैनेज क्यों करना चाहिए? उसका सबसे मेन मोटो है टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी विच वी हैव इनहेरिटेड। दिस इज बिकॉज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। मतलब अगर बायोडाइवर्सिटी ही नहीं होगी तो हमारे इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अब भाई स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर कोई भी ऐसा बंदा है, अ पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग, मतलब किसी चीज़ के तरफ जागरूक अगर कोई बंदा है उसको हम बोलेंगे स्टेक होल्डर। व्हेन वी कंसीडर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो 4 तरह के स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब कोई भी एक इंसान है जिसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है या फिर किसी चीज़ की मतलब जानने की कंसर्न है, उसको हम बोलेंगे स्टेक होल्डर। तो अगर हम कंजर्वेशन या फिर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो इस केस में हमारे पास 4 स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो लोग जो कि फॉरेस्ट के अराउंड रह रहे हैं और कुछ एक्सटेंट तक फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं टू लीड देयर लाइफ। तो सबसे पहले तो वो लोग हो गए। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, मतलब गवर्नमेंट की बॉडी जो कि उस फॉरेस्ट लैंड को ओन करती है और जो फॉरेस्ट से रिसोर्सेज आते हैं उनको कंट्रोल करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है। देन कम्स द इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कई सारी फैक्ट्रीज में, और जैसे लकड़ी बनाने के लिए और पेपर, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज में इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। लोग हो गए द पीपल अराउंड द विलेज, अराउंड द फॉरेस्ट। देन कम्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की बॉडी जो कि कंट्रोल करती है और
उस फॉरेस्ट के एरिया को ओन करती है। देन कम्स द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उस फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज करते हैं इन द फैक्ट्रीज टू मेक वुड, टू मेक पेपर, फर्नीचर। देन कम्स द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, जो कि हु वांट टू सी द फॉरेस्ट इन देयर प्रिस्टाइन फॉर्म, मतलब ओरिजिनल कंडीशन में, जो जिन्हें फॉरेस्ट ओरिजिनल कंडीशन में चाहिए होता है, देखना अच्छा लगता है, उनको बोलते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये 4 तरह के हमारे स्टेक होल्डर हो गए इन द केस ऑफ, अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो लोग फॉरेस्ट के अराउंड रहते हैं, पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट यूजुअली यूज द रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट इन अ वे दैट मच डैमेज इज नॉट डन टू द एनवायरनमेंट। मतलब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को जो लोग आसपास रह रहे होते हैं वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरह यूज करते हैं कि एनवायरनमेंट पे ज्यादा डैमेज ना हो। ठीक है, फिर दूसरा स्टेक होल्डर कौन था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज अ मेजर स्टेक इन द रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलिस्ट और फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का काम क्या होता है? तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं हैव अ मेजर वेस्टेड इंटरेस्ट इन फॉरेस्ट रिसोर्स। दे कंसीडर द फॉरेस्ट एज मेयरली अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्री। मतलब उनकी इंडस्ट्री या उनकी फैक्ट्रीज का मेन सोर्स ये सारे फॉरेस्ट ही होते हैं, तो इसीलिए दे हैव अ मेजर वेस्टेड इंटरेस्ट इन दी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे हमारी टिम्बर इंडस्ट्री हुई, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लेग इंडस्ट्री, स्पोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल नीड। ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब ऑन अ लार्ज स्केल ट्रीज को कट करना है, मतलब फॉरेस्ट को कट करना, सीधी सीधी बात है। तो ये डिफॉरेस्टेशन मेनली किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमें हमारी इंडस्ट्रियल नीड्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज में फॉरेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, हमें लकड़ी चाहिए। It is true that wood from the forest trees is needed for manufacturing various types of goods required for development, but at the same time, effort should be made to make up the loss of trees cut down from the forest. हमें पता है कि हमारे पास कई सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि वुड से ही फुलफिल हो पाती हैं। वुड जो है फॉरेस्ट ट्रीज का, वो काफ़ी सारी चीज़ों में हमें यूजफुल होता है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम लकड़ियाँ काट रहे हैं तो ऑन दी अदर हैंड हमें उसको मतलब ओवरकम करने के लिए हमें ट्रीज भी ग्रो करने चाहिए। दिस कैन बी डन बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स इन द फॉरेस्ट इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज। जो हमने लकड़ियाँ काटी हैं, जो हमने ट्रीज काटे हैं, उन्हीं की जगह पे अगर हम सैपलिंग्स ग्रो कर देंगे उस जगह पे, तो ये डिफॉरेस्टेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट्स नॉट जस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड द सोर्सेज ऑफ वाटर। यानी कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके ना ही सिर्फ फॉरेस्ट प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इफेक्ट पड़ता है, बट ऑल्सो उस जगह की सॉइल और वाटर सोर्सेज की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। तो इस वजह से एक सिल्वीकल्चर नाम का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है टू रेप्लेनिश द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट। सिल्वीकल्चर एक मेजर प्रोग्राम है जो कि डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। द सिल्वीकल्चर प्रोग्राम हैज़ मैनी एडवांटेजेस। उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्रीज के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अर्थ की इंक्रीजेज द एरिया ऑफ अर्थ अंडर द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के नीचे जो अर्थ का एरिया है उसको इंक्रीज करता है, विच इज अ गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देन इट मेंटेन्स अ परफेक्ट वाटर साइकिल इन नेचर एंड इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड फ्लड। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं सिल्वीकल्चर के। सिल्वीकल्चर होता क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि फॉरेस्ट के रेप्लेनिश विच हैज़ बीन स्टार्टेड टू रेप्लेनिश द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। ट्रीज और प्लांट्स को ग्रो करते हैं और फॉरेस्ट को रेप्लेनिश करते हैं। मतलब जो हमने डिफॉरेस्टेशन किया था उसको ओवरकम करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिससे हमें क्या मिलता है? सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, फ्लड प्रिवेंट होता है और परफेक्ट वाटर साइकिल मेंटेन रहती है नेचर में, और फॉरेस्ट के नीचे जो अर्थ का एरिया है उसको इंक्रीज करता है और लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है फॉर द इंडस्ट्री। अब एक केस है चिपको आंदोलन, जो कि 1970 में हिमालयाज के एरिया में ओरिजिनली स्टार्ट किया गया था। इसमें हुआ क्या था कि ट्रीज को कट ना करें लोग, इस वजह से लोगों ने उसके आसपास एक सर्कल फॉर्म कर लिया। कुछ इस तरह से ये ट्रीज के अराउंड लोगों ने सर्कल फॉर्म कर लिया ताकि डिफॉरेस्टेशन लोग ना करें, ट्रीज को ना काटें। नाउ कम्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। People's participation in the management of forest can help in increasing forest produce as well as in their conservation. अगर local people forest conservation में participate करेंगे तो इससे क्या होगा? forest produce increase होगा as well as उनका conservation भी हो पाएगा।
तो विद द एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट, डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट ऑफ आराबारी बिकेम थिक एंड ग्रीन विद इन 10 ईयर्स। तो आराबारी एक जगह है जहाँ पे लोगों के एक्टिव और विलिंग पार्टिसिपेशन की वजह से वहाँ का जो डिग्रेडिंग साल फॉरेस्ट था वो थिक हुआ और ग्रीन हुआ विद इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के अंडर ही पूरा अच्छे से फॉरेस्ट मैनेज हो पाया। नाउ कम्स द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है? इसका मतलब लार्ज स्केल पोचिंग या किलिंग, मतलब लार्ज स्केल पे हम वाइल्ड एनिमल्स को मारते हैं जो कि फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं बाय मैन इन अ सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये जो हम लार्ज स्केल पे किलिंग करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की, वो एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है कई सारे एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। लार्ज स्केल किलिंग ऑफ स्नेक डिस्ट्रक्ट्स द फूड चेन इन विच स्नेक अकर एंड क्रिएट एन इम्बैलेंस इन नेचर। अब ये जो हम कई सारे इक्विपमेंट्स के लिए, कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादातर हम स्नेक्स को काटते हैं, तो मतलब मारते हैं। तो लार्ज स्केल्स पे अगर स्नेक की किलिंग होगी तो उससे क्या होगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारे नेचर में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। When the snake are killed in large number of to obtain their skin, snake को हम काटते हैं on a large number उनकी स्किन को obtain करने के लिए। तो लार्ज नंबर पे उनकी किलिंग हो रही है तो स्नेक का पॉपुलेशन तो कम हो रही है ऑब्वियसली, और अगर लेसर नंबर ऑफ प्रीडेटर्स होंगे, मतलब स्नेक कम होते जाएंगे, तो पेस्ट जैसे रैट्स वगैरह बढ़ते जाएंगे। स्नेक कम होंगे, रैट, माइस, ये सारे क्रॉप फील्ड में इंक्रीज हो जाएंगे। और ये जो रैट और माइस अगर इंक्रीज हुए तो उससे क्या होगा, इट लीड्स टू द डैमेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लीडिंग टू लॉस इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अगर रैट और माइस बढ़ते जाएंगे तो जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगी और फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में लॉस आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर एंड टू प्रिजर्व द जीन पूल। अब वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि बैलेंस बना रहे नेचर में एंड टू प्रिजर्व द जीन पूल। सम ऑफ द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या क्या है? लॉज बनाने चाहिए to impose a total ban on killing or capturing of any animal or bird belonging to the endangered species। endangered species कौन सी होती हैं? जो कि ख़त्म होने की कगार पे होती हैं, जो मतलब बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो वो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, स्पेशली उनको किल करना, कैप्चर करना किसी भी एनिमल या बर्ड स्पीशीज़ को, उसके ऊपर लॉ बनाना चाहिए। और इवन इफ सम टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड आर इन एबंडेंस टुडे, अगर जो भी एनिमल या प्लांट अगर अबंडेंस में भी है तो उनका इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग नहीं होनी चाहिए बाय द फॉरेस्ट अथॉरिटीज। देन नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स शुड बी प्रिजर्व बाय एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनानी चाहिए थ्रू आउट द कंट्रीज टू प्रिजर्व द natural habitat of wild animals and birds. Then government department connected with the conservation of wildlife should conduct a periodic survey। फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क में, सेंचुरीज में एक पीरियडिक सर्वे होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि स्पीशीज कौन सी कम हुई हैं, कौन सी नहीं। देन स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए एक स्पेशल कोई बॉडी बनानी चाहिए। देन अनऑथोराइज्ड फेलिंग या अनऑथोराइज्ड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर टिम्बर ट्रेड एंड फ्यूल वुड, उसके ऊपर भी स्टॉप लगना चाहिए इमीडिएटली। दिस इज बिकॉज डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्योंकि अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज जो है वो भी कम होती जाएंगी एंड एक्सपोजेज देम टू द क्रूअल्टी ऑफ मैन एज वेल एज नेचर। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है हमारे सारे लाइफ फॉर्म्स के लिए, फॉर दी ह्यूमन बीइंग्स, अदर एनिमल्स एज वेल एज दी प्लांट्स। तो जिन जिन जगहों पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी अमाउंट में होती है वो फ्लरिश ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनकी क्रॉप्स अच्छी होती हैं। बट द रीजन्स जहाँ पे वाटर का शॉर्टेज होता है तो वहाँ पे लोग पॉवर्टी में आ जाते हैं, मतलब भुखमरी में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्रॉप ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। So therefore it is necessary to have a proper management of available water resource so that there is a equitable distribution of water for all the people in all the parts of country। मतलब all over the country वाटर के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वाटर आता कहाँ से। वाटर के मेनली जो सोर्सेज हैं वो हैं रेन। सबसे पहले रेन सबसे बड़ा सोर्स है। देन कम्स रिवर, देन लेक्स, पॉन्ड, वेल्स, ओशियन, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब स्नो माउंटेन्स, जो माउंटेन्स के ऊपर स्नो जमी हुई होती है उनको बोलते हैं ग्लेशियर्स। तो इनमें से रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर।
इंडिया में रेन लार्जली ड्यू टू मानसून, मतलब मानसून की वजह से होती है, विच लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल भर में कुछ महीने मानसून होता है इंडिया में, तो उन्हीं महीनों में रेन ड्रॉप्स हमारे अर्थ पर गिरती हैं, ऑब्वियसली बात है। दिस रेन वाटर फिल्स द लेक एंड पॉन्ड एंड ऑल्सो फ्लोज इन टू रिवर। ठीक है, ये जो फिर जो रेन ड्रॉप्स गिरी हैं ये कहाँ कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी लेक्स में, ये जाएंगी पॉन्ड्स में, और हमारे रिवर्स को भी वो फ्लो करने में हेल्प करती हैं। Though most of the parts of our country get a good rainfall during monsoon, but due to the loss of vegetation cover, much water does not seep into the ground, it rather flows into river. मतलब इसका क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ आर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में ज़्यादातर पार्ट्स में अच्छी खासी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है ड्यूरिंग मानसून, बट ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, मतलब वेजिटेशन ना होने की वजह से मच वाटर डज नॉट सीप इनटू द ग्राउंड, और वो रिवर के साथ फ्लो कर जाता है। रेन वाटर लेक्स में स्टोर होता है फॉर यूज ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। कुछ नेचुरल लेक्स भी होती हैं हमारी कंट्री में, और कुछ आर्टिफिशियल लेक भी होती हैं, और मेड एट वेरियस प्लेसेस टू स्टोर रेन वाटर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर। इनफैक्ट कई सारी सिटीज़ में कई सारी जो सिटीज़ हैं आर डिपेंडेंट ऑन सच लेक वाटर फॉर देयर वाटर सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर। ऑल्दो हमारी कंट्री में अच्छी खासी अमाउंट ऑफ रेन होती है, लेकिन फिर भी हम जो है वाटर डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं लोगों की। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना। पॉपुलेशन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, रिसोर्सेज तो हमारे पास उतनी ही है, रेन तो उतनी होगी। अगर ऐसा तो है नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेन बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं। रेन है, वो तो नेचुरल रिसोर्स है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से लोगों की वाटर डिमांड्स को हम फुलफिल नहीं कर पाते, और सफिशिएंट वेजिटेशन कवर की वजह से भी, मतलब सफिशिएंट वेजिटेबल कवर ना होने की वजह से भी ओनली अ लिटिल रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड, और बाकी का वाटर रिवर के साथ फ्लो कर जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप रिक्वायर मच मोर वाटर फॉर इरिगेशन। क्रॉप की वैरायटी अगर हाई यील्डिंग वाली होगी तो उसके लिए इरिगेशन ज़्यादा चाहिए होगा। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्चार्ज रिवर वाटर में और लेक में हो जाता है, जिसकी वजह से यूजेबल वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें हार्मफुल चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं, तो रिवर वाटर पॉल्यूट हो जाता है। चेंजिंग लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, स्पेशली इन दी अर्बन एरिया, जिससे कि वाटर का यूज़ अर्बन एरिया में ज़्यादा हो रहा है, और फिर रूरल एरिया में वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। देन कम्स डैम्स। डैम्स क्या होता है? प्रॉपर यूज ऑफ रिवर वाटर के प्रॉपर यूज़ के लिए हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कराते हैं अक्रॉस दी रिवर्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। हमारी कंट्री में डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस मैनी रिवर्स। लार्ज रिजर्वायर ऑफ अ डैम स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ब्रॉट इन बाय द फ्लोइंग रिवर। दिस स्टोर्ड वाटर इज देन अलाउड टू फ्लो डाउन स्ट्रीम एट द डिजायर्ड रेट। होता क्या है कि लार्ज रिजर्वायर्स होते हैं हमारे डैम्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं। उसके बाद वो जो स्टोर्ड वाटर है वो डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे की साइड फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है एट द डिजायर्ड रेट। ठीक है, भाखरा डैम इज वन ऑफ सच डैम विच हैज बीन बिल्ड अक्रॉस द रिवर सतलज। रिवर सतलज के अक्रॉस कौन सा डैम बना है? भाखरा डैम इन द स्टेट ऑफ पंजाब इन आर कंट्री। डैम्स बिल्ड अक्रॉस द रिवर आर बिग स्टोर हाउस ऑफ रिवर वाटर। अब डैम्स के यूजेस क्या है? यूजफुल फॉर द सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। हमारे जो डैम्स हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल कैसे हैं? तो सबसे पहले तो वाटर फ्रॉम अ डैम इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। डैम से जो पानी आता है वो थ्रू आउट अ नेटवर्क ऑफ कैनाल फील्ड्स में इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। और डैम से जो वाटर सप्लाई जो डैम से वाटर आता है वो फिर टाउन्स और सिटीज़ में सप्लाई होता है थ्रू पाइपलाइंस आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट। फॉलिंग वाटर फ्रॉम द डैम इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है डैम के वाटर से। एंड the water rushing down the dam turns turbines which run electric generator. इलेक्ट्रिसिटी दस प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। मतलब अब कोई यूजफुल चीज़ है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट भी तो होगा, छोटा ही सही बट होता है। तो उसमें अब हम देखते हैं कि मेनली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसकी वजह से डैम कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ा। तो कुछ पब्लिक की डिमांड थी जिसके ऊपर फिर डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए। तो सबसे पहले उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम। Due to construction of high-rise dam, a large number of human settlements are submerged in water of large reservoir formed by the dam, and many people are rendered homeless. मतलब डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं, स्पेशली जो गाँव के एरिया के लोग हैं, उनका सेटलमेंट सबमर्ज हो गया इनटू द वाटर। मतलब उनका सेटलमेंट उनसे छीन लिया है टू कंस्ट्रक्ट द रिजर्वायर, टू कंस्ट्रक्ट द डैम। This creates a social problem. It is therefore necessary that all the people who are displaced from the dam site are given adequate compensation by the government for rehabilitation so as to start their life afresh. तो मतलब जहाँ जिन जिन जगहों पर डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं वहाँ के जो लोगों की ज़मीन ली गई है उनको दूसरी जगह ज़मीन दी जाए ताकि उनका रिहेबिलिटेशन हो पाए और फिर उनका एक लाइफ दोबारा से
फ्रेश स्टार्ट हो। देन कम्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स ऑन रिवर कंट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन। ऑब्वियसली डैम्स कंस्ट्रक्ट कराने के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा, यानी कि डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वहाँ पे पेड़ कटेंगे तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स एनिमल्स वगैरह जो थे वो भी जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स की वजह से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अ वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर ऑफ लार्ज रिजर्वायर फॉर्म्ड बाय द डैम एंड डिस्ट्रीब्यूट द इकोलॉजिकल बैलेंस। Then comes the economic problem. Some people say the construction of high-rise dams involve the spending of huge amount of public money without the generation of proportionate benefit. कुछ लोग कहते हैं कि डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से मतलब डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी स्पेंड होता है विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं कि देयर कैन बी नो रियल प्रोग्रेस विदाउट बिल्डिंग डैम, क्योंकि दे अलाउ अस टू मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली एंड एट द सेम टाइम गिव अस मच नीडेड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ लोग कहते हैं कि डैम कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी स्पेंड होता है विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि डैम्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हमें हमारे वाटर रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाए और हमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी एज नीडेड हमें मिल पाए। सो वेदर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन रिवर इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और नॉट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या नहीं है, ये एक फिर भी डिबेटेबल क्वेश्चन रह जाता है। अब हम बात करेंगे पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर की। तो वाटर इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर आर हाईली पॉल्यूटेड। पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इसकी वजह से होता है अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर वाटर में डंप करने की वजह से हमें रिवर वाटर का पॉल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे रिवर गंगा जो है, जो अक्रॉस 2500 किलोमीटर मतलब गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल तक ये जो रिवर गंगा है वो रन करती है, is being turned into a dirty water drain by the discharge of untreated sewage and industrial waste emanating from more than 100 towns and cities which lie along its way। मतलब ये जो गंगा रिवर है जो 2500 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री टू द बे ऑफ बंगाल रन कर रही है, वो एक डर्टी वाटर ड्रेन में कन्वर्ट होती जा रही है अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो डंप कर दिया जाता है उसकी वजह से। इन एडिशन टू सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अदर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, इमर्शन ऑफ एशेज ऑफ डेड एंड डंपिंग ऑफ अनबर्न्ड कॉर्प्स इनटू वाटर। मतलब जितनी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रिवर वाटर में ऐसे ही डंप कर देते हैं, तो जिसकी वजह से रिवर वाटर पॉल्यूट होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिस्चार्ज केमिकल एफ्लुएंट्स इनटू द रिवर वाटर। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे मेन होता है और इसकी वजह से हमारा जो रिवर वाटर है वो अनफ्रेश तो हो रहा है, लेकिन उसमें जो प्रेजेंट फिशेज हैं उनकी भी डेथ होती जा रही है, क्योंकि उसमें जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट आ रहा है उसमें प्रेजेंट है केमिकल्स, तो उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से फिशेज मरती जा रही हैं इन मेनी पार्ट्स ऑफ द रिवर। अब कंटामिनेशन ऑफ रिवर वाटर कैन बी यूजुअली फाउंड फ्रॉम 2 फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अगर रिवर वाटर में प्रेजेंट है तो यानी कि वो रिवर वाटर कंटामिनेटेड है, और अगर रिवर वाटर का पीएच हम जान लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि रिवर वाटर कंटामिनेटेड है या नहीं। ठीक है, पीएच ऑफ रिवर वाटर इज मेजर्ड बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम पीएच जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के थ्रू हम रिवर वाटर का पीएच जानते हैं। अगर पीएच रिवर वाटर का अगर पीएच बिलो 7 है तो यानी कि एसिडिक है। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, बिलो 7 यानी कि एसिडिक, अबव 7 यानी कि बेसिक, और अगर 7 यानी कि न्यूट्रल। तो अगर 7 से नीचे है तो यानी कि एसिडिक है, यानी कि वो वाटर पॉल्यूटेड है। तो अ मल्टी करोड़ गंगा एक्शन प्लान, एक गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था इन 1985 टू क्लीन रिवर गंगा एंड मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री। अब भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है इंडिया में, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यूज डिपेंड ऑन द लोकेशन वेयर इट इज टू बी यूज्ड। लोकेशन पे डिपेंड करती है। कुछ एंशियंट रिवर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो कि काफ़ी सारे रूरल रीजन्स में देखने को मिला था वो यहाँ है। तो यहाँ पे ये रीजन है और इधर दे रखा है एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब किस तरह से रेन वाटर को स्टोर किया जाता था। तो राजस्थान में खादीन टैंक्स और नादीज की हेल्प से, महाराष्ट्र में बंडाराज की हेल्प से, मध्य प्रदेश में बुंडीज की हेल्प से, बिहार में अहार्स एंड पाइंस, हिमाचल में कुल्स, जम्मू रीजन में पॉन्ड्स में स्टोर किया जाता था, तमिलनाडु में टैंक्स जिनको एरिस बोलते थे, केरला में सुरंगम एंड कर्नाटक में कट्टस। नाउ वी विल सी द मेन पर्पस फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो वेरियस एडवांटेजेस, मतलब वाटर स्टोरेज के एडवांटेजेस क्या हैं? तो वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड डज नॉट एवेपोरेट, वो एवेपोरेट नहीं होता और स्प्रेड हो जाता है। वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड स्प्रेड आउट टू रिचार्ज वेल्स एंड प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स ओवर अ वाइड एरिया। नाउ वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड डज नॉट प्रमोट ब्रीडिंग, मतलब ग्राउंड में जब हम वाटर को स्टोर करते हैं तो उसको उसके अंदर मॉस्किटोज वगैरह नहीं आते, वो एवेपोरेट नहीं करता और वो मतलब कंटामिनेट भी नहीं होता बाय ह्यूमंस एंड एनिमल वेस्ट एंड इज यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। नाउ कम्स द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर विच इज कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को हम मेनली फॉसिल फ्यूल्स भी बोल सकते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। कोल इज यूज एज अ फ्यूल, जैसे घरों में और इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल यूज करते हैं कोल में।
कोल को, और इट इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एट थर्मल पावर प्लांट। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल वो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। कोल को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री, और वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे स्कूटर वगैरह में, मोटरसाइकिल, कार्स, बसेस, ट्रक, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इनमें हम पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। कैरोसिन एंड एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी और कैरोसिन ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए ऑब्वियसली कैरोसिन एंड एलपीजी का यूज़ किया जाता है। सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वी हैव बीन यूजिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मीट आर बेसिक नीड्स। अब ये कोल और पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है? बायोमास से का डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, बरीड डीप अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ के अंदर जो बायोमास बरीड हो गया था ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसका फिर डिग्रेडेशन करके कोल एंड पेट्रोलियम हम लोगों को मिलता है। We have been using coal and petroleum resources at such a rapid rate in past that they will get exhausted in near future। मतलब हम इतने टाइम से और इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम का, तो इसकी वजह से वो एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट एट द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन, अगर रेट ऑफ कंजम्पशन एज प्रेजेंट सेम रहा, द नॉन पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ अर्थ विल लास्ट फॉर जस्ट अबाउट 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तक ही पेट्रोलियम हमें मिलेगा अगर रेट ऑफ कंजम्पशन जैसा प्रेजेंट में है वैसा ही चलता रहा तो। और कोल विल लास्ट फॉर अबाउट अनदर 200 ईयर ओनली। वंस एग्जॉस्टेड तो कोल एंड पेट्रोलियम हमें दोबारा से अवेलेबल नहीं हो सकता। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ बाय रिड्यूसिंग देयर कंजम्पशन। उनका कंजम्पशन कम करके उनको हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, उनको कंजर्व करना है फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। अब हम कैसे कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम के कंजम्पशन को रिड्यूस करने के कुछ स्टेप्स हैं, लेट्स सी देम। तो ये बड़े बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे कि अगर जब यूज़ ना हो तो उस टाइम पे लाइट्स, फैन, टेलीविजन और बाकी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन यूज़ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एनर्जी एफिशिएंट। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, मतलब CFL वगैरह को यूज़ करके हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हैं। अब यूज स्टेयर्स टू क्लाइम एटलीस्ट अप टू 3 फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट से मतलब लिफ्ट कम यूज़ करने से इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, तो जितना पॉसिबल हो स्टेयर्स का यूज़ करो। देन कम्स प्रेशर कुकर शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड टू सेव फ्यूल, जैसे कैरोसिन और एलपीजी को सेव करने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करना चाहिए फॉर कुकिंग फूड। गुड क्वालिटी स्टोव शुड बी यूज टू बर्न फ्यूल, कैरोसिन और एलपीजी वगैरह को बर्न करने के लिए गुड क्वालिटी स्टोव्स का यूज़ करना चाहिए सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम हीट। सोलर कुकर्स का यूज़ करना चाहिए वेन एवर पॉसिबल। और बायोगैस, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह बायोगैस का यूज़ करना चाहिए इन रूरल एरिया। बाइसिकल जितना पॉसिबल हो यूज़ करना चाहिए ताकि पेट्रोलियम और इन सब का यूज़ कम हो और उनको हम प्रिजर्व कर पाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द सिटी शुड बी इम्प्रूव्ड सो दैट पीपल डू नॉट कम्यूट इन देयर पर्सनल व्हीकल, तो जिससे कि पेट्रोलियम और डीजल का यूज़ कम होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करके। फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल शुड बी डिजाइन टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल, जैसे कि आजकल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आर अपकमिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि पेट्रोलियम और डीजल का यूज़ कम हो। अब ये जो 3R सिस्टम है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये है क्या और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं? तो रिड्यूस का मतलब क्या है? वी यूज़ लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स बाय कटिंग डाउन ऑन दोज प्रैक्टिसेस विच लीड टू देयर वेस्टेज। रिड्यूस मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कम करना, कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना इज कॉल्ड रिड्यूस। देन कम्स रिसाइकल। रिसाइकल मतलब वी शुड कलेक्ट द यूज्ड एंड डिस्चार्ज आइटम ऑफ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इन सबको हमें कलेक्ट करना चाहिए और फिर रिसाइकल कर देना चाहिए, मतलब दोबारा से, एंड सेंड देम टू रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फ्रेश पेपर। उन सब हम फ्रेश पेपर बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, ग्लास, मेटल ऑब्जेक्ट। एंड रीयूज मतलब किसी भी एक चीज़ को दोबारा से रीयूज करना। तो ये 3R स्टेप जो है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, उससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की हेल्प से। सो दैट वाज द चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।